हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज़ आकाश ठाकुर। आज हम आपके साथ हिस्ट्री के 12th के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। चैप्टर वाइज हम लोग सीरीज़ लेकर आएंगे और बोर्ड के उन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं या एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चनों को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आपके साथ हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड। आपके इतिहास की बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है 12th में वो है ईट मनके और अस्थियां। ठीक है दोस्तों, जिसमें हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, मोहनजोदड़ो क्या है, हड़प्पा सभ्यता की क्या विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे इस चैप्टर से, उन क्वेश्चनों को हमने इस सीरीज में लेने की कोशिश करी है। ठीक है दोस्तों, तो अंत तक देखते हैं हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि जॉन मार्शल कौन था। ठीक है, पहले शॉर्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। तो जॉन मार्शल कौन था? तो दोस्तों, जिस समय हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई, तो याद रखेंगे हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई की गई थी वो की गई थी 1921 में। तो उस समय भारतीय पुरातत्वविद के जो जनरल थे उनका नाम जॉन मार्शल था। तो आप कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के समय जो पुरातत्वविद के जनरल थे, सर्वेक्षण जनरल, वो कौन थे? आपके जॉन मार्शल। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है REMVL कौन था? तो ये भी आपके पुरातत्वविद के क्या नाम है, जनरल रहे हैं, टायर महानिदेशक रहे हैं। इनका क्या काम था? इन्होंने एक बहुत ही अच्छी थ्योरी दी थी। इनका मानना था कि जब हम किसी चीज़ की खुदाई करते हैं तो खुदाई से मिलने वाली चीज़ों से ही हम साक्ष्यों का पता लगा सकते हैं या चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता था, एक सीधी क्षैतिज रेखा में वो लोग खुदाई करते चले जाते थे, यंत्र का प्रयोग करते थे। तो उन्होंने कहा कि सीधी क्षैतिज रेखा में खुदाई के बजाय आप क्या करें, जब आप एक जगह खुदाई करते हैं तो उससे ही उस क्षेत्र के बारे में या उस समय की जानकारी के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो इन्होंने ये अपनी एक थ्योरी दी थी। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आता है REMVL कौन थे? तो आप कह सकते हैं ये आपके भारतीय पुरातत्वविद के एक जनरल रहे हैं, टायर महानिर्देशक रहे हैं। इन्होंने क्या थ्योरी दी वो आप डिस्कस कर सकते हैं, वो एक क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट और थर्ड, याद रखेंगे। फर्स्ट और थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कनिंगम कौन था और हड़प्पा सभ्यता को लेकर उसके मन में क्या भ्रम था। ठीक है, कई बार बोर्ड के एग्जाम में रिपीटेड भी हुआ है ये क्वेश्चन। तो कनिंगम आपके भारतीय पुरातत्वविद के पहले सर्वेक्षण जनरल रहे हैं। तो आप कह सकते हैं इन्हें भारतीय पुरातत्वविद के जनक के रूप में भी जाना जा सकता है। तो भारतीय पुरातत्वविद के सबसे पहले जो सर्वेक्षण जनरल थे वो कौन थे? कनिंगम थे। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता को लेकर उनके मन में क्या भ्रम था? तो दोस्तों, इनके मन में भ्रम क्या था? इनका मानना था, इन्होंने जो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी एकत्रित की या हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो भी अंश प्राप्त किए, इन्होंने चौथी और 7वीं शताब्दी में आए जो चीनी यात्री थे उनके द्वारा जो खोज की गई थी, उन्हीं खोजों के प्रमाण पर इन्होंने हड़प्पा सभ्यता का आकलन किया था। ठीक है, तो चौथी और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय आए चीनी यात्रियों द्वारा हड़प्पा सभ्यता के जो भी उत्खनन, जो भी जानकारी प्राप्त की थी, उसी जानकारी के बेस पर इन्होंने भी क्या करा था, हड़प्पा सभ्यता की वही जानकारी मान ली थी। परंतु बाद में जाकर जब हड़प्पा की खोज, हड़प्पा के बारे में पता लगा, तो उनका थोड़ा सा भ्रम चूर हो गया। ठीक है, तो ये इनका एक भ्रम था जो उन्होंने चीनी यात्रियों को जो खोजा उसी को इन्होंने हड़प्पा सभ्यता के माल मान लिया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि की दो विशेषताएं, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ही लिया है दोस्तों, तो उन क्वेश्चनों को आप नोट डाउन भी कीजिएगा और साथ साथ अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं आप। हड़प्पा सभ्यता की लिपि की दो विशेषता क्या थी? तो याद रखेंगे हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी, वर्णनात्मक थी। ठीक है, और उन लिपियों को आज तक पढ़ा नहीं गया है। लगभग लगभग 375 से लेके 400 शब्द वर्णित थे उस लिपि में। और इसकी दूसरी विशेषता ये है कि ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है दोस्तों, बाएं से दाएं लिखी जाने वाली लिपि थी, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, उसे चित्र लिपि भी कहा जाता था और वर्णनात्मक लिपि भी कहा गया। कई चित्र भी प्रस्तुत दिखे उन लिपियों पर जिन्हें आज तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, तो दो विशेषता इसकी हो गई है। इसके बाद हड़प्पा
किस नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर था? तो याद रखना, हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ शहर था। कई बार हमें लगता है कि हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, तो हड़प्पा शायद सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ क्षेत्र होगा। तो नहीं दोस्तों, हड़प्पा शहर जो था वो आपके रावी नदी के किनारे बसा हुआ एक क्षेत्र था। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा रावी नदी के किनारे बसा हुआ। हड़प्पा की खोज किसने की? तो दोस्तों, हड़प्पा की जो खोज की गई थी वो की गई थी 1921 में, 1921 में, दयाराम साहनी द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, जैसे आपको पता है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल, उसमें आपके 4 ऑप्शन होंगे, तो पूछा जा सकता है कि हड़प्पा की खोज किसने की, कब की। तो आप बता सकते हैं कि हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। ठीक है, और इससे ऊपर वाला क्वेश्चन कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे बसा हुआ एक क्षेत्र था। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर में ये भी क्वेश्चन आता है कि मृतकों का टीला किसे कहते हैं? तो दोस्तों, मृतकों का टीला जो कहा जाता है वो कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। ठीक है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत ही विशाल शहरी केंद्र था। ठीक है, इसकी खुदाई की भी चर्चा करेंगे। तो अभी फिलहाल ये है कि मृतकों का टीला किसे कहा गया? मोहनजोदड़ो को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद विशाल स्नान गृह कहाँ पर प्राप्त हुआ? तो याद रखना, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के समय आपके एक विशाल स्नान गृह भी प्राप्त हुआ था। ये जो विशाल स्नान गृह था ये कहाँ पर मिला था? आपके मोहनजोदड़ो में ही ये प्राप्त हुआ था। क्यों? क्योंकि मोहनजोदड़ो अपने आप में एक विशाल शहरी केंद्र था हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, इसके अलावा मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो दोस्तों, हड़प्पा किस नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे। वहीं पर जो मोहनजोदड़ो था वो आपके सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ क्षेत्र था। तो इसके बारे में चर्चा होती है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? तो मोहनजोदड़ो था सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ एक क्षेत्र। ठीक है, हड़प्पा की खोज कब की गई? तो जैसा मैंने आपको बताया, हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। कब की? आपके की गई थी 1921 में। इसी के साथ मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, हालांकि मैंने इसमें क्वेश्चन तो ले नहीं रखा, बट आपको बता देते हैं कि मोहनजोदड़ो जो था, मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी 1922 में। नोट डाउन कर लीजिएगा, मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी 1922 में। और इसकी खुदाई का जो श्रेय जाता है वो जाता है राखलदास बैनर्जी को। ठीक है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की और राखलदास बैनर्जी ने आपके मोहनजोदड़ो की खोज की। ठीक है दोस्तों, और मोहनजोदड़ो एक विशाल शहरी केंद्र था हड़प्पा सभ्यता का। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहने का मात्र क्या है कि जब आपके हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई थी तो हड़प्पा नामक स्थान पर इस सिविलाइजेशन के, इस आपके सभ्यता के कुछ अंश मिले थे, जिसके कारण इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया था। ठीक है, और सिंधु नदी के किनारे बसे होने के कारण इसका एक विशाल शहरी केंद्र, इसे सिंधु घाटी का नाम भी दिया गया। ठीक है, तो आई होप सो ये 10 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के। अब आपके कुछ लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे सामने है, हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों के बारे में चर्चा कीजिए। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता जो था वो 2 बस्तियों में बटा हुआ था। उसके 2 क्षेत्र थे। एक क्षेत्र आपका दुर्ग था, जो छोटा शहर क्षेत्र था, और एक आपका निचला क्षेत्र था। ठीक है, दुर्ग क्षेत्र जो था वो एक ऊंचे एरिया पर बनाया गया था, आकार में छोटा था, और ऊंचाई एरिया पर बने होने के कारण उसका घेराव हो रखा था। ठीक है, उसकी विशेषता ये थी, एक तरीके से आप ये कह सकते हो, कहा जा सकता है कि जो उस समय के अमीर वर्ग या आपके जो बड़े बड़े अमीर तबके के लोग रहे होंगे वो आपके दुर्ग क्षेत्र में रहते रहे होंगे। ठीक है, तो दुर्ग क्षेत्र एक ऊंचे स्थान पर बनाया गया था और कई घरों के आगे चबूतरे बनाए गए थे ऊंचे ऊंचे। इसके अलावा दुर्ग क्षेत्र जो था छोटे आकार का था और वो आपके बाउंड्रीज से घिरा हुआ था। ठीक है, जबकि जो निचला क्षेत्र था वो नीचे स्थान पर बनाया गया था दुर्ग क्षेत्र से, और इसकी विशेषता थी कि ये आकार में बड़ा था और यहाँ पर संभवतः जो आपके निम्न वर्ग के लोग होंगे वो रहा करते होंगे। ठीक है, क्यों दुर्ग क्षेत्रों को ऊपर या अमीर तबके को ऊपर और निम्न वर्ग को नीचे क्यों रखा गया? क्योंकि अगर संभावना थी कि आक्रमण होता है तो दुर्ग क्षेत्र वाले अपनी प्रिपरेशन पहले से कर सकें, क्योंकि वो एक ऊंची कास्ट बोल दो या फिर आप ये बोल दो आपके अमीर तबके के या फिर ज़्यादा धनी लोग रहा करते होंगे, तो वो दुर्ग क्षेत्र में रहते थे
ताकि जैसे ही आक्रमण हो पहले निचले क्षेत्र पर हो और दुर्ग क्षेत्र अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से कर ले। ठीक है, तो इनकी जो बस्तियां थी याद रखेंगे, दो तरीके की बस्तियां थी। कौन कौन सी? दुर्ग और निचला क्षेत्र। दुर्ग क्षेत्र ऊंचाई पर बसा हुआ था, निचला क्षेत्र नीचे स्तर पर बसा हुआ था। दुर्ग क्षेत्र जो था वो छोटा था, लेकिन निचला क्षेत्र जो था वो विस्तृत था, बड़ा था। दुर्ग क्षेत्र बाउंड्रीज से घिरा हुआ था, हालांकि निचला क्षेत्र भी बाउंड्रीज से घिरा हुआ था। इसके अलावा आपके दुर्ग क्षेत्र की मैंने और विशेषताएं आपको बता दी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो क्लियर हुआ होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि मैंने आपको पहले ही बोला कि पांचों के पांचों क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लॉन्ग ले रखे हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली की विशेषता बतानी है, या जल निकास प्रणाली के बारे में बताना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आप याद रखेंगे हड़प्पा सभ्यता की जो आपके नालियां थी वो पक्की ईंटों की बनाई गई थी, पहली चीज। ठीक है, वहां की सड़कें पक्की थी। ठीक है, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसके अलावा जिन स्थानों पर नाली का स्थान नहीं था, नालियां नहीं बनी हुई थी, नालियां जो थी हमारी, आज जैसे हम देखते हैं कि सड़कों के दोनों तरफ आपके नालियां निकली हुई हैं, उस समय भी सड़कों के दोनों तरफ से ही नालियां जाया करती थी। जिन स्थानों पर नालियां नहीं थी या कच्ची सड़कें थी, वहां पर एक तरीके से गड्ढा बना दिया जाता था, उस घर का सारा पानी किस में जाता था? उस गड्ढे में जाता था। और गड्ढा जो था दोस्तों, वो गड्ढा किससे जोड़ रखा था? नालियों से जोड़ रखा था। ठीक है, और नालियों को आपके ढक कर रखा जाता था ताकि उनकी नियमित रूप से क्या हो सके? सफाई की जा सके। ठीक है, और इसके अलावा नालियों को आपके तालाबों से, तालाबों को बड़े शहर नदियों में आपके गिर दिया जाता था वो पानी। सिंपल सी चीज़ है, जिनके घर के आगे नालियां नहीं है वहाँ गड्ढे होंगे, उसमें पानी जाएगा। उन गड्ढों को नालियों से जोड़ा जाता था, नालियों को छोटे छोटे नाल, बड़े बड़े नालों से जोड़ा जाएगा, नालों से फिर वो पानी तालाब में जाएगा, तालाब से शहर के बड़े बाहर जाके नदियों में वो पानी गिर जाता था। इस तरीके की थी जल निकास प्रणाली। इसके अलावा हमने हड़प्पा सभ्यता के समय कई घरों के बाहर कुओं को भी देखा, कुएं के निर्माणों को भी देखा। तो कुएं क्यों बनाया करते थे? वो कुओं का स्थान इसलिए बनाया गया था घर के बाहर, ताकि जो राहगीरी हो, आपके आने जाने वाले लोग हो, वो उस पानी का यूज कर सके। ठीक है दोस्तों, तो संभावना थी कि कुएं इस तरीके से बनाए गए होंगे बाहर। इसके अलावा जब हमने मोहनजोदड़ो की खुदाई देखी, तो मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय वहां पर आपके एक विशाल स्नान गृह प्राप्त हुआ। और जो विशाल स्नान गृह था उसकी क्या विशेषता थी? एक तरीके से एक बड़ा एरिया था, उस बड़े एरिया में बीच में एक स्विमिंग पूल टाइप का एक स्नान गृह बना रखा था, और छज्जे बना रखे थे ताकि कोई भी अंदर झांक के ना देख सके। और उसमें जो स्नान गृह था स्विमिंग पूल टाइप का, उसमें एक होल कर रखा था ताकि गंदे पानी का निकास किया जा सके और स्वच्छ पानी भरा जा सके। ठीक है, तो जल निकास प्रणाली के बारे में आता है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो जल निकास प्रणाली थी वो काफी नियोजित तरीके से थी। हड़प्पा सभ्यता में नालियों को पक्की ईंटों से बनाया जाता था तथा सड़कें एक दूसरे को समकोणों पर काटती थी। अर्थात नालियों को नियमित रूप से ढककर रखा जाता था ताकि उसमें कूड़ा करकट जमा ना हो सके और इनकी नियमित रूप से सफाई की जा सके। जिन स्थानों पर नालियां नहीं होती थी वहां पर होदी या गड्ढे बना दिए जाते थे और उनको नालियों से जोड़ दिया जाता था। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका ये। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन निर्वाह किन साधनों से करते थे? तो याद रखेंगे हड़प्पा सभ्यता को दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता को आपके अ, हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे आपको जैसे मैंने बताया कि इतिहास की अगर हम चर्चा करेंगे तो इतिहास में पहले पाषाण काल आएगा, स्टोन पीरियड। ठीक है, उसके बाद आपके हड़प्पा सभ्यता आता है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि से अवगत हो चुके थे। हालांकि पाषाण काल में लोग कृषि से अवगत नहीं थे, कृषि की जानकारी नहीं थी उन लोगों के पास, इसीलिए वो क्या करते थे? शिकार किया करते थे। जबकि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिकार तो किया करते थे, उनके जीवन यापन के साधन जो अगर मैं बात करूं, सबसे पहला शिकार किया करते थे, दूसरे नंबर पर दोस्तों कृषि किया करते थे, तीसरे नंबर पर पशुपालन किया करते थे, और चौथे नंबर पर वो व्यापार किया करते थे मन की वगैरह का। अन्य दूसरे दराज के इलाकों से हमने व्यापारिक संबंध भी देखे, उसके बारे में भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो 4 लिख सकते हैं हम लोग, 4 पॉइंट कि वहां के लोग जीवन यापन कैसे किया करते थे।
तो आपके 4 पॉइंट मिलेंगे। सबसे पहला पॉइंट कौन सा मिलेगा दोस्तों? वहाँ के लोग क्या करते थे? शिकार किया करते थे। दूसरे नंबर पर आप बोल सकते हो पशुपालन करते थे। तीसरे नंबर पर आप कह सकते हो कृषि करते थे। और चौथे नंबर पे आप दूसरे देशों से, दूसरे क्षेत्रों से व्यापार किया करते थे। ठीक है, तो ये उनके कुछ जीवन यापन के साधन या जीवन व्यवस्था चलती थी उनकी इस तरीके से। ठीक है, इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संबंधों की चर्चा कीजिए। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के जो व्यापारिक संबंध थे वो दूर दराज के इलाकों से देखने को मिले हैं। ओमान जैसे क्षेत्रों से आपके क्या नाम है, व्यापारिक संबंध देखने को मिले हैं। क्योंकि जब वहाँ की खुदाई की गई तो ओमान से हमने देखा कि ओमान से वो तांबा मंगाया करते होंगे संभवतः, और यहाँ से अपने अनाज, गेहूँ, चावल वगैरह ये चीज़ें दूसरे क्षेत्रों में भेजा करते रहे होंगे। ठीक है, और दूर दराज के इलाकों में वो व्यापार करने के लिए, याद रखेंगे, समुद्री रास्ते या फिर नदियों के रास्तों का प्रयोग किया करते रहे होंगे। इसके अलावा आपके जब दूर दराज के इलाकों में वो कोई सामान भेजा करते थे तो उस समय वो क्या करते थे? उस समय आपके मोहरों का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, मोहर लगा दिया करते थे सामान के ऊपर। यदि मोहरों का प्रयोग वो क्यों करते थे? यदि मोहरों के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी की गई है तो संभवतः ये माना जाता था कि आपका जो सामान है उसके साथ छेड़खानी की गई है। इसीलिए फिर वो जो डिलीवरी लेने वाले होते थे वो डिलीवरी नहीं लेते थे। ठीक है दोस्तों, जैसे आज आप देखते हो कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट से आप कोई भी सामान मंगाते हो तो सामान ऑलरेडी सील पैक होकर आता है। यदि उसके साथ कोई छेड़खानी होती है तो आप डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, तो वैसा ही उस समय करते थे लोग बाग। ठीक है, तो व्यापारिक संबंधों की अगर हम चर्चा करेंगे तो ओमान से इसके संबंध रहे हैं, व्यापारिक संबंध। ओमान से तांबा और यहाँ से आपके खाद्यान्न सामग्री का आयात निर्यात करते रहे होंगे ये। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मोहरों का प्रयोग, समुद्री रास्तों का प्रयोग व्यापार के लिए किया करते थे। ठीक है, आई होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, ये भी हालांकि सारे ही इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों की चर्चा कीजिए। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हुआ होगा? देखिए, ना तो हम रहे उस टाइम, ना जो इतिहासकारों ने आपके बताया कि हड़प्पा सभ्यता इस तरीके से अंत हुआ होगा, ना वो रहे। बस एक अजम्पशन दिया गया है, एक कल्पना की गई है, शायद इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ होगा। सभी लोगों द्वारा कल्पना की गई है। तो इसी कल्पना को रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किन कारणों से हुआ होगा। संभवतः लोगों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन इसलिए हुआ होगा कि हड़प्पा नदियों के किनारे बसे हुए क्षेत्र थे। ठीक है, जैसे हड़प्पा रावी नदी के, मोहनजोदड़ो आपके सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ क्षेत्र था। तो संभवतः नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया होगा, और रास्ता बदलने के कारण आपके बाढ़ आ गई होगी, तूफान आ गया होगा, जिसके कारण वो पूरा का पूरा शहर डूब गया होगा। एक ये कारण माना गया। दूसरा कारण ये माना गया कि हो सकता है भूकंप आ गया हो, और भूकंप आने के कारण पूरा का पूरा शहर समाहित हो गया हो धरती के अंदर। ठीक है, दूसरा ये रीज़न माना गया। तीसरा रीज़न ये माना गया कि हो सकता है अकाल आ गया हो, सूखा पड़ गया हो, जिसके कारण लोग एक स्थान से फिर दूसरे स्थान पर चले गए हों और यहाँ से पुनर्वास कर दिया हो और पूरा शहर बेकार हो गया हो। तीसरा ये माना गया। चौथा ये माना गया कि नेचुरल डिजास्टर आ सकता है, प्राकृतिक कोई आपदा आ सकती है, जैसे आपके धरती फटना हो सकता है, कुछ भी कल्पना की जा सकती है, तो उस वजह से। पांचवा, लोगों ने ये माना कि दूसरे साम्राज्य ने आक्रमण कर दिया होगा, सभी के सभी नष्ट हो गए होंगे युद्ध में, और दोनों ही समाप्त हो गए दोनों ही पक्ष, और दोनों ही पक्षों की समाप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता भी खत्म हो गई होगी। तो कुछ लोगों ने अलग अलग थ्योरी दी है, अलग अलग बातें कही हैं हड़प्पा सभ्यता को लेकर, पतन को लेकर। तो ये कहा गया। ठीक है, तो 5 पॉइंट मैंने आपके सामने डिस्कस किए। फर्स्ट, संभावना है बाढ़ आ गई हो। सेकंड, संभावना है कि आपके भूकंप आ गया हो। थर्ड, आपके सूखा पड़ गया हो, अकाल आ गया हो। फोर्थ, आपके संभावना है कि नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा के कारण धरती फट गई हो। और पांचवा, आपके हो सकता है दूसरे क्षेत्र ने आक्रमण किया हो और दोनों ही इसमें मारे गए हो, दोनों ही पक्ष, और हड़प्पा सभ्यता विलुप्त हो गई हो। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक रहे। हालांकि इससे हटकर भी कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता में शवाधान के क्या तरीके रहते थे, मृतकों के साथ कैसा व्यवहार किया करते थे। तो 3 व्यवहार याद रखेंगे आप लोग। हड़प्पा सभ्यता में जो शवाधान के तरीके होते थे, पहला तरीका था दोस्तों कि मृतकों को दफना दिया जाता था। दूसरा तरीका था आपके मृतकों को जला दिया जाता था।
तीसरा तरीका था कि मृतकों को आपके जंगलों में डाल दिया जाता था, जानवर मांस खा लेते थे और उनकी हड्डियों को पुनः दफना दिया जाता था। तो ये कुछ तरीके रहे थे वहाँ पर शवाधान के। ठीक है दोस्तों। और वहाँ की सामाजिक जीवन प्रणाली बहुत ही सरल थी, बहुत ही सामान्य थी, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था वहाँ पे। बस इससे रिलेटेड यही टॉपिक हैं आपके। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है। और अगर आपको कुछ लगता है कि कोई टॉपिक रह गया है या कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आई होप सो आपको वीडियो क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर पे, सेकंड चैप्टर पे, राजा, किसान और नगर पर। ठीक है। आगे हम चर्चा भी करेंगे और सीरीज लेकर आएंगे आपके बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड, जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं इसके। ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू सो मच।